हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसके प्रीवियस ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम आगे के जो आपके प्रश्न हैं उन्हें ही डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। यानी एक गोलीय दर्पण है, उसका जो मुख्य फोकस है और जो ध्रुव है यानी पोल है, इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है। दूसरा है वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी हम इसे क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तीसरा है फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ, इसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। और चौथा है मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और मुख्य अक्ष। क्या कहा गया है कि आपके पास एक गोलीय दर्पण है। मान लीजिए ये आपका क्या है, एक गोलीय दर्पण है। अब ये जो गोलीय दर्पण है, इसका ये क्या है, आपका पोल। ठीक है, पोल है यानी ध्रुव है। यहाँ पे एक बिंदु है जिसे आप फोकस कहते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि ये जो पोल और फोकस है, इसके बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है। तो जब भी हम बात करते हैं पोल और फोकस के बीच की दूरी की, तो जो पोल और फोकस है इसके बीच की जो दूरी है वो फोकस दूरी या फोकल लेंथ कहलाती है। यानी हम इसे क्या कहते हैं, फोकल लेंथ या फोकस दूरी। ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होती है, पोल और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे ही हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी तीसरा जो ऑप्शन है, फोकल डिस्टेंस या फोकस दूरी। अब यहाँ पे जो भी आपके बाकी है इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला है वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं, इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेसिकली अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो ये फोकल लेंथ का यानी फोकस दूरी का दुगना होता है। अगर हम फोकल लेंथ यहाँ पे अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करो, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है बेसिकली वो क्या है, वो सेंटर होता है। किसका सेंटर, एक बड़े दर्पण के गोले का केंद्र। यानी जो आपका यहाँ पे गोलीय दर्पण है, ये जिस बड़े दर्पण के गोले का केंद्र होता है, ठीक है, या जिस बड़े दर्पण के गोले का ये भाग होता है, उसी का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र की बात करते हैं, तो वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र एक बड़े दर्पण के गोले का केंद्र होता है जिसका गोलीय दर्पण भाग है। ठीक है। नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जब भी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, यानी P और C के बीच की जो दूरी है, जो लेंथ है, इसी को हम वक्रता केंद्र कहते, सॉरी वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता त्रिज्या क्या कौन सी होती है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वही आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। नेक्स्ट है चौथा
मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? बेसिकली जब भी हम मुख्य अक्ष की बात करते हैं तो मुख्य अक्ष जो है वो पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली जो है एक इमेजिनरी लाइन होती है, यानी एक ऐसी रेखा जो कि इमेजिनरी है, जो वास्तविक तौर पे नहीं है, ठीक है, हम इसे इमेजिन करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से पास होती है, कहाँ से गुजरती है? फोकस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र से गुजर। तो आपकी जो ये सीधी लाइन हम लेते हैं, जिसके समानांतर हम दूर से आने वाली किरणों को लेते हैं, वही आपकी क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, फोकल डिस्टेंस क्या होता है, आपको इनके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या है आपका? फोकस दूरी यानी फोकल डिस्टेंस यानी थर्ड, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो आराम से स्पष्ट पढ़ने के लिए एक व्यक्ति जो आराम से स्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूर रखता है, वह पीड़ित, ठीक है, ठीक है। आपसे क्या कहा गया? अ पर्सन हैज टू कीप द रीडिंग मटेरियल at a distance of more than 25 centimeter from the eyes to read clearly. He is suffering from, यानी क्या कहा गया है? एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, वो जो है पढ़ रहा है, पर पढ़ने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? अपनी किताब को 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ता है, यानी कि जब वह उस किताब को 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखता है तो वो क्लियरली चीजों को नहीं पढ़ पाता, यानी जो भी चीज उसमें लिखी है, जो भी अक्षर वहां लिखे हैं, उसे वो पढ़ नहीं पाता है। कब पढ़ पाता है? जब किताब को उस 25 सेंटीमीटर से दूर रखा जाता। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला है जरा दृष्टि दोष यानी प्रेसबायोपिया, यानी इस दोष को क्या प्रेसबायोपिया कहा जाता है। सेकंड है कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद, इसे क्या मोतियाबिंद कहा जाता है। नेक्स्ट है मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, और चौथा है हाइपर मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि यह व्यक्ति किस दृष्टि दोष यानी किस जो है आई डिफेक्ट, विजन का जो डिफेक्ट है उससे ये पीड़ित है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, जो है आपका जड़ा दृष्टि दोष यानी प्रेसबायोपिया। जब भी हम प्रेसबायोपिया के बारे में बात करते हैं तो प्रेसबायोपिया एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि उम्र के साथ हो, यानी जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, इस प्रकार की जो प्रेसबायोपिया है यह बीमारी व्यक्ति को हो जाती है, यानी यह बीमारी उम्र के साथ होती है, ओल्ड एज में होती है, वृद्धा अवस्था में यह बीमारी या यह दोष या दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है, इसमें उम्र के साथ जो आपकी सिलैरी मसल्स होती हैं वो कमजोर हो जाती है। तो आपकी सिलैरी मसल्स है, सिलैरी मांसपेशी है, वो क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिस कारण जो लेंस होता है वो प्रॉपर्ली चीजों को फोकस नहीं करता। ठीक है, जो भी आप चीज देख रहे हो, जो भी वस्तु आप देख रहे हो, उसको यहाँ जो आई है, आंखें जो हैं वो प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पाती, चाहे पास रखी हुई चीज हो चाहे दूर रखी हुई चीज। तो ये जो कंडीशन है यही प्रेसबायोपिया कहलाती है, जड़ा दृष्टि दोष कहलाती है, और इसमें व्यक्ति को पास तथा दूर रखी हुई चीजें नजर नहीं आती, क्लियरली नहीं दिखाई देती, और ये उम्र के साथ होता है। तो
मेन चीज क्या है, उम्र के साथ होता है, सिलेरी मसल्स आपकी कमजोर हो जाती है और व्यक्ति चीजों को आसानी से फोकस नहीं कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट है कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद। तो अगर हम मोतियाबिंद की बात करें, कैटरैक्ट की बात करें, तो कैटरैक्ट क्या है? कैटरैक्ट एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें क्या होता है, आंख में जो आपकी लेंस होते हैं वो फॉगी हो जाता है, यानी आप जो है व्यक्ति को क्लियरली दिखाई नहीं देता, आंखों में क्लाउडी सा फॉगी सा कुछ हो जाता है और धुंधला धुंधला व्यक्ति को दिखाई देता। इसे हम लेजर ट्रीटमेंट से ठीक करते हैं। वही प्रेसबायोपी की बात करें तो यहाँ पे हम बायफोकल जो आपके चश्मे होते हैं उनका हम उपयोग करते हैं, बायफोकल लेंस वाले जो चश्मे होते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के यहाँ पे आपके लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष या नियर साइटेडनेस। मायोपिया की बात करें तो मायोपिया में क्या होता है, आपको पास रखी हुई चीजें काफी क्लियरली दिखाई देती है, लेकिन दूर रखी हुई चीजें आपको ठीक से दिखाई नहीं देती। यानी क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर ही रहता है, लेकिन जो आपका दूरस्थ बिंदु है वो आपका कम हो जाता है। क्योंकि आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि नियर पॉइंट आपका 25 सेंटीमीटर होता है, एक जो है नॉर्मल इंसान का, जो आपका स्वस्थ व्यक्ति है उसका 25 सेंटीमीटर क्या है, नियर पॉइंट है। ठीक है, नियर पॉइंट निकट बिंदु है। वहीं इंफिनिटी क्या होता है, दूरस्थ बिंदु यानी दूर का। ठीक है, दूर की चीजें जो है वो इंफिनिटी तक देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका निकट बिंदु तो ठीक रहता है, लेकिन आपका जो दूरस्थ बिंदु होता है वो आपका जो है नॉर्मल नहीं रहता, उससे काफी आगे आ जाता है। इस प्रकार का जो दृष्टि दोष होता है इसे हम निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया कहते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइपर मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। इसे हम दूर दृष्टि दोष या फार साइटेडनेस कहते हैं। बेसिकली इस डिफेक्ट में, इस दोष में क्या होता है, आपको दूर वाली चीजें तो बहुत क्लियरली दिखती है, यानी आपका दूरस्थ बिंदु तो इंफिनिटी है, लेकिन पास रखी हुई चीजें क्लियरली नहीं देख पाते। यानी आपका जो निकट बिंदु है वो 25 से ज्यादा हो गया, 25 से ज्यादा हो जाता है, जैसे 26, 27, 28, 30 इस तरीके से। ठीक है, मतलब 25 नहीं रहता, 25 में अगर आप वस्तु को रखते हो, चीजें पढ़ते हो, किताबें रखते हो, लेकिन आपको जो है ढंग से नहीं दिखता, आपको 25 से दूर किताब को रखना। अब यहाँ पे अगर हम प्रश्न की ओर आए तो प्रश्न में भी आपसे यही पूछा गया था कि अगर एक व्यक्ति जो है वो आराम से देखने के लिए या पढ़ने के लिए जो उसकी पठन सामग्री यानी उसकी जो किताबें वगैरह है उसे 25 सेंटीमीटर से दूर रखता है, तो उसको कौन सा जो है दृष्टि दोष। तो बेसिकली इस व्यक्ति को जो आपका दृष्टि दोष है वो है आपका दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस। ठीक है, तो यहाँ पे इस व्यक्ति को क्या है, आपका हाइपर मायोपिया यानी आपका आंसर क्या होगा, 4th। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, वोल्ट किसका मात्रक है? यानी आपसे पूछा गया है कि वोल्ट किसकी एसआई यूनिट है, किसकी एसआई यूनिट है, यानी आपको फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि बतानी है जिसका एसआई मात्रक आपका वोल्ट है। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ व्हिच फिजिकल क्वांटिटी। ऑप्शन है, पहला है धारा यानी करंट, दूसरा ऑप्शन है विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरा है आवेश यानी चार्ज और चौथा है आपका कार्य यानी वर्क। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि वोल्ट किसका मात्रक है, यानी V सिंबल से जिसे आप डिनोट करते हैं वोल्ट, वो किसका मात्रक है इन चारों। सबसे पहले करंट की बात की गई है, धारा की बात की गई है। धारा की अगर हम बात करें तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो आपका एम्पियर होता है, जिसे आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं यानी ए से दर्शाते हैं। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, अगर हम बात करें विभव अंतर की, विभव अंतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को आप V यानी वोल्ट से दर्शाते हैं। सी है आवेश यानी चार्ज, और चार्ज का एसआई मात्रक क्या है आपका कूलम।
विभव अंतर आप V से दर्शाते हैं और इसका एसआई मात्रक भी क्या है आपका वोल्ट। आवेश का C यानी कूलम, ठीक है, कूलम इसका है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका कार्य यानी फोर्स। वर्क की जो एसआई मात्रक है वो आपका जूल होता है। जूल में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं जिसे आप जे सिंबल से दर्शाते, जे चिन्ह से दर्शाते हैं। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, करंट, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आपका क्या है, विभव अंतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वोल्ट किसका मात्रक। तो वोल्ट किसका मात्रक है आपका, वोल्ट है विभव अंतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सेकेंड, यानी विभव अंतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, आप इसे नोट करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सारी की सारी जितनी भी भौतिक राशियां आपने पढ़ी है उनकी सबकी एसआई मात्रक आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। उनका सिंबल क्या होता है, मात्रक क्या है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। Name the mirror which can form erect and magnified image of the object। यानी आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा दर्पण होता है जो बिंब का, वस्तु का सीधा तथा आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यानी जो प्रतिबिंब आपका बनता है, इमेज जो बनती है वो वस्तु के आकार से काफी बड़ी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अगर हम दर्पणों की बात करें तो हमारे पास तीन प्रकार के दर्पण है। तीन हमारे दर्पण होते हैं। ठीक है, पहला है आपका समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। दूसरा है आपका अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर। और तीसरा है आपका उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका कॉन्वेक्स हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। ये है आपका कॉन्केव मिरर और ये आपका है प्लेन मिरर। तो तीन आपके दर्पणों के प्रकार। अब इनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब मिलता है, आभासी होता है, सीधा होता है। ठीक है, सीधा होता है, सीधा भी है, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिबिंब होता है उसका आकार वही होता है जो वस्तु का आकार। मान लीजिए आपकी वस्तु जो है वो, मान लीजिए कि वो 30 सेंटीमीटर की है, तो जो प्रतिबिंब आपका ये प्लेन मिरर बनाएगा वो 30 सेंटीमीटर का ही प्रतिबिंब। यानी आपका जो समतल दर्पण होता है वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है लेकिन वस्तु के साइज का होता है। ठीक है, तो वस्तु के साइज का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण की बात करें तो दोनों के दोनों क्या है, गोलीय दर्पण है। अब यहाँ पर अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो हमेशा कैसा होता है, वो हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। क्यों, हमने ये पढ़ा है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो आपका प्रतिबिंब बनता है, चाहे आप वस्तु को कहीं पर भी रखें, चाहे दूर रखें चाहे पास रखें, कितने भी पास में रखें, लेकिन इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु के आकार से छोटा। ठीक है, सीधा होता है और छोटा होता है। यानी यहाँ पे इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनती है, जिस कारण दर्पण का उपयोग रेयर व्यू मिरर के तौर पे किया जाता है। पार्श्व दृश्य दर्पण के तौर पे इसका उपयोग किया जाता है। आपकी गाड़ियों में, आपकी कारों में इसका उपयोग किया जाता है ताकि पीछे का व्यू काफी क्लियर आए और काफी अच्छा सा आपको देखने को मिले। ठीक है, तो
तो यहाँ पे आपका जो उत्तल दर्पण होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये आपका सीधा और छोटा प्रतिबिंब है। अब हम चलते हैं आपका दर्पण की ओर। ये भी आपका गोलीय दर्पण है, पर इसके ये जो है ये एक ऐसा दर्पण है जो कि आपका आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब है। मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर स्थितियों में इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो वास्तविक हो, यानी आपको स्क्रीन पे या पर्दे पर प्राप्त हो। लेकिन क्या होता है कुछ केसेस में, जैसे कि जब हम वस्तु को या ऑब्जेक्ट को दर्पण के पास रखते हैं, दर्पण और फोकस के यानी पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। जब हम, ये पोल है मान लीजिए और ये आपका फोकस है, इसके बीच में जब हम वस्तु को रखते हैं तो इस केस में यहाँ पे जो आपका दर्पण होता है वो आपका प्रतिबिंब जो बनाता है वो आभासी होता है और सीधा होता है। ठीक है, तो सिर्फ इसी केस में आपका जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है और आभासी बनता है और बड़ा बनता है। तो यानी अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में आपसे इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज के बारे में पूछा गया है, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब के बारे में पूछा गया है, तो वो किसके द्वारा बनाया जाता है? कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण। तो आपका आंसर होगा अ कॉन्केव मिरर, यानी एक अवतल दर्पण। A concave mirror is one that can give an erect and enlarged image of the object. अवतल दर्पण वह होता है जो किसी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दे सकता है या बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? बाय विच इंस्ट्रूमेंट इज इलेक्ट्रिक करंट मेजर? यानी आपसे कहा गया है कि कौन सा ऐसा यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम किसी सर्किट में जो विद्युत धारा होती है उसे मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे करंट मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट पूछा गया है। तो आप ये जानते हैं कि अमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी सर्किट पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इसे हम मेजर करते हैं। अब अगर हम बात करें अमीटर की, तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? कि मान लीजिए आपके पास कोई परिपथ है, कि आपका परिपथ है और आपका ये परिपथ है, ये आपका बल्ब है मान लीजिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे करंट मेजर करना है। तो हम हमेशा जब भी करंट मेजर करना चाहते हैं, धारा मेजर करते हैं, तो किसमें करते हैं? आपके अमीटर के माध्यम से। और अमीटर को हमेशा श्रेणीबद्ध तरीके से यहाँ पे जोड़ा जाए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से हम किसी सर्किट या परिपथ से कितनी विद्युत धारा या कितना करंट प्रवाहित हो रहा है ये मेजर करते हैं। और इसको हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं, यानी आप हमेशा इसे कैसे लगाएंगे? सीरीज, श्रेणी क्रम में आप इसे लगाते, तो सीरीज में आप इसे लगाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना। आप इस आंसर को नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का सूत्र तथा मात्रक लिखिए। राइट द फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ लेंस। यानी आपको क्या बताना है कि लेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है और इसकी जो यूनिट है वो क्या है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इस लेंस की क्षमता क्या हो? The focal length of a concave lens is 25 centimeter. What will be the power of the lens? पहले कहा गया है कि किसी भी लेंस का फॉर्मूला, उसकी पावर का फॉर्मूला क्या होता है, उसका मात्रक क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें पावर यानी क्षमता के फॉर्मूला
की, तो क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर A/F, और F किस में होता है, मीटर्स में। यानी जो पावर है, क्षमता है, वो बराबर है 1/F, F यानी फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लंबाई, और ये किस में होती है आपकी, मीटर्स में होती है। अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, डायप्टर, ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, डायप्टर होती है, ठीक है, डायप्टर इसकी यूनिट होती है जिसे आप डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पावर होती है, क्षमता होती है, ये बराबर है 1/F के, और F किसमें, मीटर्स, ठीक है, नोट करेंगे इसे। आंसर की बात कर लेते हैं। द पावर ऑफ द लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल, यानी क्या कहा गया है, लेंस की क्षमता फोकल लंबाई का व्युत्क्रम है, लेंस की क्षमता, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या क्षमता, फोकल लंबाई का क्या है, व्युत्क्रम है, ठीक है। वैसा यूनिट ऑफ पावर इज क्या है, डायप्टर, यानी इसका एसआई मात्रक एसआई इकाई क्या है आपकी, डायप्टर है। पावर ऑफ द लेंस, यानी क्या कहा गया, पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला 1/, फोकल लंबाई मीटर में, यानी 1 फोकल लेंथ इन मीटर्स, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला है पावर ऑफ लेंस का, यानी लेंस की क्षमता, ठीक है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, ठीक है, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। यहाँ पे जो आपका सेकंड पार्ट है वो एक न्यूमेरिकल है। क्या कहा गया है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज 25 सेंटीमीटर, यानी आपसे कहा गया है कि अवतल दर्पण है उसका फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, इस लेंस की क्षमता क्या होगी, यानी आपको इसका पावर निकालना है, ठीक है। तो एफ का मान दिया गया है जो कि सेंटीमीटर में है, आपको पी का मान निकालना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या दिया गया है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस, अवतल कॉन्केव मिरर है, ठीक है, मिरर दिया है, दर्पण दिया है, आप लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकल दूरी, ठीक है, यानी एफ दिया गया है, ठीक है, एफ दिया गया है, कितना है एफ, 25 सेंटीमीटर, किसमें होगा ये, नेगेटिव में होगा, यानी माइनस, क्या आप जानते हो दर्पण कुछ इस तरीके का होगा ये, तो यहाँ पे इसका जो आपका, यहाँ पे जो आपका, यहाँ पे जो आपका एफ आएगा वो यहाँ पे, वहीं अगर हम बात करें उत्तल की, तो उत्तल का आपका इधर आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव में होगा एफ। अब इसको हम मीटर में परिवर्तित कर देंगे, तो मीटर में जब परिवर्तित करेंगे तो क्या आ जाएगा, -25/100, यानी -0.25, 0.25 मीटर, 0.25 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे पावर निकालना है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/F इन मीटर्स, मीटर में, तो 1/, क्या आ जाएगा, -0.25, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -1, 0.25 है, पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ जाएगा, तो -4 डायप्टर आपका आंसर, तो आप, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आपके पास ये लेंस होगा क्योंकि आपका जो है पावर लेंस का होता है, ठीक है,
लेंस का जो पावर होगा यहाँ पे, ठीक है, लेंस का जो पावर होगा वो क्या होगा आपका -4 डायोप्टर, ठीक है। और जो आपका लेंस होता है, लेंस आप जानते हैं कैसा होता है, आपका कॉनकेव लेंस इस तरीके। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव होगा एफ, तो ये आपका -4D आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपका हिंदी में गलत दिया गया है, यहाँ पे दर्पण है लिखा गया है, लेकिन ये बेसिकली क्या है आपका लेंस, ठीक है। ये आपके जो लेंस की ही क्षमता निकलती है, तो आप इसे नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति से क्या अभिप्राय है, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिकल पावर। विद्युत शक्ति की अगर हम बात करें, पावर की अगर हम बात करें, तो पावर बेसिकली क्या होती है, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं, विद्युत शक्ति की बात करते हैं, तो विद्युत शक्ति क्या होगी, ये जो विद्युत ऊर्जा है उसे जब हम स्थानांतरित कर रहे हैं तो उसकी क्या दर है, या उसके द्वारा कार्य करने की जो दर है वही विद्युत शक्ति कहलाती है। Electric power is the rate at which work is done or energy is transferred in an electrical circuit. विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर विद्युत परिपथ में कार्य किया जाता है और या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, 20 ओम प्रतिरोध की एक विद्युत इस्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, यानी एक विद्युत इस्त्री है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि 20 ओम का प्रतिरोध है जिसका, और वो 5 एम्पीयर की क्या करती है, धारा लेती है। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का परिकलन कीजिए, यानी 30 सेकंड में ये कितनी ऊष्मा उत्सर्जित करेगी ये आपको बताना। An electric iron of resistance 20 ohms draws an electric current of 5 ampere. Calculate the heat produced in 30 seconds. तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है इसे हम नोट कर लेंगे। क्या दिया गया है, सबसे पहले विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध, तो आप लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध आर कितना है, 20 ओम। विद्युत इस्त्री द्वारा ली गई धारा, ठीक है, यानी आई 5 एम्पीयर लिखेंगे आप। इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिक आयरन कितना है, 5 एम्पीयर। आई का वैल्यू जो है यहाँ पे 5 दिया गया है। नेक्स्ट है कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस इन 30 सेकेंड, यानी आपको समय दिया गया है, टाइम दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस समय में जो है आपकी जो इस्त्री है उसके द्वारा कितनी कितनी ऊष्मा उत्सर्जित की जाती है। H इक्वल्स टू होता है आपका I स्क्वायर RT, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें वैल्यूज रखेंगे, आप सॉल्व करेंगे। I की वैल्यू है 5, R कितना है आपका 20, समय है 30, 25 गुणा 20 गुणा 30, ठीक है। तो ये हो गया आपका 500 इंटू 30 या
15,000 जूल, ठीक है, या 15 किलो, ठीक है, नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, निम्नांकित परिपथ में ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे आपको एक सर्किट दिया गया है, आपको बताना है परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा यानी टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। यहाँ पे आपके पास परिपथ है, यहाँ पे आपको कुल धारा और कुल प्रतिरोध निकालना। तो सर्किट आपका कुछ इस तरीके से है, ठीक है, आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे आपका एक प्रतिरोध लगा है 5 ओम का, तो यहाँ पे आपके पास एक प्रतिरोध यानी रेजिस्टर है 15 ओम का, एक यहाँ पे 30 ओम का बैटरी से जोड़ा गया है, अमीटर लगाया गया है, स्विच लगाया गया है 36 वोल्ट प्लस माइनस। तो ये आपका सर्किट है, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इस परिपथ से में कुल कितना प्रतिरोध है, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है और धारा यहाँ से कितनी प्रवाहित हो। तो ये जो आपका प्रश्न है, तो आपको यहाँ पे जो अपने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, संयोजन पढ़ा है प्रतिरोधों का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से प्रतिरोध निकालेंगे और ओम के नियम के अनुसार आप यहाँ पे धारा निकालेंगे, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने आपके जो प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। आपको इनको रिवाइज करना है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।